हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 8वीं तरमीम जो आइन के अंदर 1985 को पेश की गई थी। जब ये 8वीं तरमीम पेश की गई तो उस वक्त ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी और पार्लियामेंट ने 11 नवंबर 1985 को इसको मंजूर किया और इस आइन के ज़रिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 19 क्लॉज़ेज़ में तब्दीली की गई। अब मैं अब सिर्फ छोटा-सा आपको इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, तो सबसे बड़ी अहम जो चीज़ इसके अंदर की गई, वो ये की गई कि एक्चुअली हमारे यहाँ एक होता है प्राइम मिनिस्टर और एक होता है सदर। तो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा जो है ना पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए एक प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मुंतखब होता है और वो ही हुकूमत करता है और उसके पास ही ज़्यादा पावर्स होती हैं। लेकिन इस तरमीम के ज़रिए क्या किया गया है कि जो जो सदर है उसके इख्तियारात बढ़ा दिए गए। यानी अब सदर को ये इख्तियार दिया गया था इस 8वीं तरमीम के ज़रिए कि जनाब वो असेंबली को तहलील कर सकता है, ख़त्म कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है। यानी अपने डिस्क्रिशन पे, यानी अपनी सवाबदीदी, अगर यानी कि उसने ख्वाब देखा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर मुझे गालियाँ दे रहा है तो सुबह उठ के वो उस प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है। तो यानी ये ताकत दी गई थी इस 8वीं तरमीम के अंदर सदर को, जिससे फिर ये होता है कि ये जो निज़ाम था हमारा, जो पार्लिमानी निज़ाम था, वो एक्चुअली सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंस के अंदर तब्दील हो गया। यानी अब हमारा जो निज़ाम था वो एक्चुअली एक सदारती बन चुका था। एक्चुअल कहीं लफ्ज़ ये लिखा नहीं हुआ था कि अब ये इस पार्लिमानी निज़ाम हम सदारती या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में तब्दील करें, कहीं लिखा नहीं हुआ था आइनी तरमीम के अंदर। लेकिन एक्चुअली जो पावर हमने सदर को दी ना दोस्तों, तो उससे एक्चुअली ये हमारा निज़ाम वैसे प्रैक्टिकली, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट की ज़्यादा ताकत हो गई और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बेचारा उसके पास ज़्यादा पावर नहीं रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? अब हिस्ट्री में आपको बड़ा सिंपल करके बताता हूँ। देखें, एक तो 5 जुलाई 1977 को भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और ज़ियाउल हक़ ने टेक ओवर कर लिया। अब ज़ियाउल हक़ ने क्या किया कि जो आइन था ना हमारा 73 का, उसको सस्पेंड किया। उसको सस्पेंड कर लिया और साथ में जनाब क्या हुआ कि मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो और आगे चल के जनाब क्या हुआ कि जनाब उसके इस दौर को, इसके मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी जनाब वैलिडेट कर दिया। उसको भी यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मदद की, इसके इस मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया। जो हमारा फ़ैसला था, जो बड़ा आइनी मुकदमा था नुसरत भुट्टो केस, उसके अंदर। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जनाब क्या हुआ कि ना आगे चल के ना ज़ियाउल हक़ को जो है ना प्रेशर का सामना हुआ। बाहर से लोगों ने प्रेशराइज़ डाला कि भई आप मुल्क में जमहूरियत ले आएँ, ये क्या आपने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तो आगे चल के क्या हुआ कि 1985 में ये जो है ना ज़ियाउल हक़ साहब इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन थे ये नॉन पार्टी बेसिस पे थे, यानी से सियासी जमातें नहीं, यानी इंडिपेंडेंट लोग जो है ना इसके अंदर हिस्सा ले सकते थे। सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ख़ैर, तो आगे चल के फिर उसने क्या किया कि इसने सोचा कि चलो जी अब मैं ना ज़रा मुल्क में जमहूरियत को और जो सिविलियन रूल है उसको रिस्टोर करता हूँ और मार्शल लॉ को ख़त्म करता हूँ। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन आए तो इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें जनाब उसको बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि इलेक्शन में जो ज़िया के लोग थे, जो उसके दोस्त थे, उसके जो एलाइज़ थे, उसके जो उसके मिनिस्टर थे, शूरा मेंबर्स थे, उनको ज़्यादातर लोग जो है ना उनको शिकस्त हुई और नए लोग जो है ना वो पार्लियामेंट में आ गए थे। ठीक है जी। अब हुआ ये कि ज़िया साहब चाह रहे ये थे कि यार मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ना क्या कहता हूँ कि इस हुकूमत, इस मुल्क पे कंट्रोल करूँ। तो उसको लगा कि यार अब ये पार्लियामेंट में नए लोग आए, अब मेरी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी अब जमहूरियत रिस्टोर हो जाएगी, मार्शल लॉ मैंने ख़त्म कर दिया है, 1985 में इलेक्शन भी हो गए, सारा कुछ, नए लोग पार्लियामेंट में आ गए, अब मेरी ताकत तो बिल्कुल कम हो गई। तो उसने फिर क्या किया, एक बड़ी फ़नकारी की, उसने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, RCO। 2 मार्च 1985 को जनाब उनके एक लीगल एडवाइज़र थे AK बरोई और शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, उनकी मदद से जनाब इसने ऑर्डर जारी किया और इस ऑर्डर के ज़रिए इसने क्या किया, आइन में कुछ चीज़ें तब्दील की। और वो कौन सी चीज़ें तब्दील की, एक तो जनाब जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन नहीं है जो प्रीएम्बल के अंदर होता है, उसको आइन का हिस्सा बनाया, यानी आर्टिकल 2A के अंदर उसको ऐड कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 58(2)B, यानी आर्टिकल 58(2)B ऐड किया, जिसके अंदर इसने अपने आप को ये पावर दी कि वो जो सदर साहब हैं वो अपने डिस्क्रेशन पे, अपनी सवाबदीद पे नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये यानी यहाँ पे इसने RCO के अंदर ये लिख दिया। इसके अलावा आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, डिसक्वालिफिकेशन
क्वालिफ़िकेशंस होती हैं मेंबर ऑफ़ नेशनल असेंबली, सेनेट वगैरह की, वो उनको सख्त कर दिया इसने। इसके अलावा इसने आर्टिकल 152A का इजाफ़ा किया, जिसके अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें आम तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ, यानी ये मुल्क के सिक्योरिटी के मामला देखें। यानी उसने एक ऐसा इदारा बनाया जिसमें फ़ौज के बंदे और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठ के फैसले करेंगे। और साथ में इसने जितने भी मार्शल लॉ के अंदर जितने भी इसने ऑर्डर्स, रूल्स पास किए, कानून साजी की, वो सबको उसने वैलिडेट किया। अभी इसने ये क्या किया, इसने ये आरसीओ पास किया, ठीक है। अभी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ 8वीं तरमीम की। खैर, अब ये जब आरसीओ पास हो गया ना, अब आरसीओ तो सिंपल ऑर्डर था ना, ये कोई आईनी तरमीम तो नहीं थी। लेकिन जब 1985 का इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट में लोग आए, तो अब इसको फिर मसला हुआ। उसने कहा यार मैंने आरसीओ, मैंने अपने आप को ताकत तो बहुत दे दी, लेकिन यार इसको लीगल कवर नहीं है, ये तो सिंपल ऑर्डर है। ये एक्चुअली आइन में, वो एक्चुअली आइनी तरामीम थोड़ी, आइन में जो तरामीम होती हैं वो तो पार्लियामेंट करती है। तो आखिरकार जनाब उसने क्या किया कि जब पार्लियामेंट आ गई ना, तो उन पार्लियामेंट के लोगों को ज़रा ब्लैकमेल करके, उनके साथ डील करके, उनको कहा कि मेरा ये जो आरसीओ है ना, ये जो मैंने जो आइन में चीज़ें तब्दील की हैं ना ऑर्डर के ज़रिए, इसको तुम 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन के अंदर तब्दील कर दो। यानी जो उसने जो तब्दीलियाँ करना चाह रहा है, वो सारी की सारी तब्दीलियाँ आप दोबारा 8वीं तरमीम के अंदर ऐड कर दें, ताकि मुझे एक लीगल कवर मिल जाए और मैं एक मजबूत सदर बन जाऊं। तो जनाब फिर इस तरह यह हुआ कि 11 नवंबर को पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम मंजूर की। अब 8वीं तरमीम में ये जो आरसीओ वाली चीज़ें थी ना, ये सारी की सारी ऐड कर दी, और एक आधा कुछ और चीज़ें भी इन्होंने ऐड कर दी। तो इस तरीके से 8वीं तरमीम के ज़रिए ज़ियाउल हक साहब ने अपने आप को मजबूत किया, ठीक है। एक्चुअली पहले इलेक्शन से पहले आरसीओ जारी किया था, वो आरसीओ सिर्फ सिंपल ऑर्डर था। अब ये चाह रहा था कि यार ये मेरी जो चीज़ें हैं ना, ये आइन में शामिल हो जाएं, तो उसके लिए आइनी तरमीम करनी होती है। तो उसने फिर आइनी तरमीम 8वीं तरमीम के ज़रिए करवाई, और पार्लियामेंट के लोगों ने एक डील के तहत या ब्लैकमेलिंग के तहत या दबाव के तहत उसका साथ दिया, और जनाब इस तरह ये 8वीं तरमीम मंजूर हो गई, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके 8वीं तरमीम के अंदर अहम तरामीम क्या थी। एक तो एक्चुअली आपने याद रखना है, जो आरसीओ था ना, जो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आर्टिकल 58(2)B, वो चीज़ें वैसे के वैसे उसने की, और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की। यानी वो आरसीओ वाली सारी की सारी चीज़ें इसने वापस यानी कि इसमें भी ऐड की, लेकिन कुछ चीज़ें उनको बेहतर भी किया। अब 8वीं तरमीम में कौन कौन सी चीज़ें तब्दील की गई भाई? एक तो आर्टिकल 48, इसमें ये था, जो प्रेसिडेंट है ना, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से यानी कि उनसे पूछ सकता है कि भाईजान आप अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करो। देखो, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है ना, वो एक्चुअली एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अमल करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस समझ ना आए ना, पसंद ना आए, तो वो उनको कहेगा कि भाई इसको रिकंसीडर करो, और उसके बाद जनाब उसकी जो रिकंसिडरेशन की एडवाइस होगी उसको उन्होंने फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा, प्रेसिडेंट के जितने भी एक्शंस होंगे, वो जो भी काम करेगा अपनी सवाबदीद में, डिस्क्रिशन में, उसको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे। यानी अब इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पावरफुल बन रहा है। उसके बाद आर्टिकल 58(2) भी, ठीक है। अब आर्टिकल 52 के अंदर उसने दो चीज़ें की। उसने कहा कि जनाब प्रेसिडेंट जो है ना, वो नेशनल असेंबली को अपनी सवाबदीद पे अपनी मर्ज़ी से उसको तहलील कर सकता है दो सूरतों में। एक पहली सूरत ये है कि अगर एक जो प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि पास हो जाए, और उसको नो कॉन्फिडेंस वोट मिल जाए, यानी अदम एतमाद की तहरीक उसके खिलाफ मंजूर हो जाए, और उसके बाद फिर दोबारा कोई और बंदा भी प्राइम मिनिस्टर न बन पाए नेशनल असेंबली से, तो उस सूरत में भी प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्ज़ी से असेंबली को तहलील कर देंगे। और दूसरी सूरत जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी, जिसको एक्चुअल में आर्टिकल 58(2)B कहते हैं, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये हुकूमत सही काम नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट तब भी असेंबली को तहलील करेंगे। ये वाला जो दूसरा ऑप्शन था ना, जिसको आर्टिकल 58(2)B वाला ऑप्शन, ये ख़तरनाक था। तो ये भी जनाब 8वीं तरमीम में आया। ये एक्चुअली आरसीओ में भी था, यहाँ पे भी उसने ऐड कर दिया। उसके बाद जनाब आर्टिकल 75, इसके अंदर ये था कि जो प्रेसिडेंट साहब थे ना, उनके पास जो है ना, कोई भी बिल होता था, जब नेशनल असेंबली या सेनेट या पार्लियामेंट से आता था, तो उसको वो 45 डेज़ तक अपने पास रखता था। अब उन्होंने उसको जो है ना, टाइम को, पीरियड को कम कर दिया, यानी अब वो सिर्फ 1 महीने तक अपने पास रखेगा, उसके बाद उसको वापस भेजना पड़ेगा। और देख, अगर दोबारा पार्लियामेंट उस कानून को दोबारा पास करेगी, तो फिर जनाब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उसके ऊपर साइन करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 91, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो नेशनल असेंबली के उस मेंबर को इनवाइट करेंगे जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। यानी नेशनल असेंबली में इलेक्शन होता है ना प्राइम मिनिस्टर का, जो बंदा मेजॉरिटी वोट हासिल करेगा, उसको जनाब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इन्वाइट करेंगे कि आओ जी जनाब प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और हुकूमत चलाओ। इसके अलावा जनाब ये है कि वो जो पीएम साहब है ना,
وہ प्रेसिडेंट के प्लेजर्स के ऊपर ये ऑफिस होल्ड करेंगे। और दूसरा ये है कि उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए नेशनल असेंबली का। अगर नेशनल असेंबली का अदम एतमाद एतमाद उसको नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 101। इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मशवरा करके गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 130। इसमें भी यह है कि गवर्नर साहब जो है ना, वो जो सूबाई असेंबली में से जिसने ज़्यादा वोट लिए होंगे उसको इनवाइट करेगा कि आओ सीएम बन जाओ। और वो सीएम जो है ना, वो होल्ड ऑफिस करेगा ड्यूरिंग गवर्नर्स प्लेजर। बट ये साथ में वही चीज़ कि उसके पास भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके पास भी इतने वोट होने चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद है आर्टिकल 112। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन पे, इसी तरीके से गवर्नर भी सूबाई असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन पे। अच्छा जी। इसके अलावा उन्होंने लिखा आर्टिकल 270A। इसमें इन्होंने जितने भी ज़ियाउल हक ने जितने भी ऑर्डर पास किए थे ना अपने मार्शल लॉ के दौर में, उन सब को उन्होंने जायज़ करार दिया। ठीक है। और उसमें आरसीओ भी था, रेफरेंडम भी था, जो उसने मार्शल लॉ लगाया वो भी था, जो पीसीओ जारी किया वो भी था। ठीक है। तो ये सारी उन्होंने किया। और साथ में उन्होंने बाकी, हाँ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी ना, ये वाली आर्टिकल उन्होंने निकाल दिया। एक्चुअली जब हम आरसीओ पढ़ते हैं ना, तो जैसे मैंने पहले बताया, उसमें इसने ये ऐड किया था कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई। लेकिन जब 8वीं तरमीम की ना, तो उसमें ये इन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा यार ये रिमूव कर देते हैं। बाकी आरसीओ वाली सारी चीज़ें उन्होंने वैसे के वैसे रखी, ये चीज़ें ज़रा उसको निकाल दिया। और साथ में इन्होंने जनाब क्या किया, जो 7th स्केड्यूल है उसके अंदर कुछ ऑर्डर्स को जो है ना ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो आईनी तरमीम का जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए ही आप उनको तब्दील कर सकते हैं। यानी सदर साहब ने जो भी ऑर्डर जारी किए थे, अगर आपने उनको तब्दील करना है तो उसको वैसे ही तब्दील करेंगे जैसे एक आईनी तरमीम को तब्दील करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सदर साहब के जो भी ऑर्डर थे वो अब सब के सब आइन का हिस्सा बन चुके हैं। तो जनाब ये थी बुनियादी तरामीम जो 8वीं तरमीम में की गई। अच्छा जी। अब हम इसका ज़रा थोड़ा इफ़ेक्ट देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा यार। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई बहुत सारे जो लोग थे ना प्रेसिडेंट्स, उन्होंने आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल किया। और उसका इस्तेमाल करके 4 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया गया। नंबर 1 सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ, 1989 में। यानी ज़ियाउल हक साहब ने खुद आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल करके जो मोहम्मद खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उसको घर भेज दिया और असेंबली डिज़ोल्व की। उसके बाद 1990 में जनाब जो हमारे सदर थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया और उनको घर भेज दिया। उसके बाद जनाब जो तीसरी मरतबा इसका इस्तेमाल तब हुआ जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी 1993 में, और उनको भी घर भेज दिया गया। किसने भेजा, उसी सदर साहब ने आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल करके। वो सदर कौन थे, गुलाम इसहाक खान साहब। और आखिरी मरतबा 1996 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को फिर घर भेज दिया गया। और अब कौन थे सदर उस टाइम थे फारूक लगारी साहब। यानी इन सब लोगों ने आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल करके असेंबलियाँ तहलील की और प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा। अब आपको पता चला कि 8वीं तरमीम कितनी ख़तरनाक थी कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बाद में काम नहीं करने दिया गया और उनको घर भेज दिया गया। सिर्फ इख्तलाफात होते थे और जनाब ये हुकूमत सही काम नहीं करे, इल्ज़ामात लगा दिए, करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उनको घर भेज दिया गया और उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। अच्छा जी। तो इसका एक और इम्पैक्ट ये है कि इसका जो हमारा डेमोक्रेटिक मैंडेट है, डेमोक्रेसी है, वो ज़्यादा उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है। और इसके अलावा यानी बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हुई, प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर रहे, सदर के पास ज़्यादा इख्तियार आए। लेकिन फिर आगे चल के पता है आपको क्या हुआ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी ना 1997 में, तो उन्होंने 13वीं अमेंडमेंट के ज़रिए आर्टिकल 58(2)(b को ख़त्म कर दिया कि अब वो ना किसी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकेंगे, ना नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ कि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने 17वीं तरमीम के अंदर 2003 में इस आर्टिकल 58(2)(b को दोबारा ऐड किया। लेकिन साथ में उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 58(2)(b के अंदर जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी ना नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की, उसके साथ शर्त लगा दी कि आपको सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल भी चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जनाब 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने दोबारा आर्टिकल 58(2)(b को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो अब तक हमारा जो मौजूदा आइन है उसमें आर्टिकल 58(2)(b नहीं है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो 18वीं तरमीम के ऊपर। तो अब हमने देखा कि 8वीं तरमीम के अंदर जो आर्टिकल 58(2)(b है अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसको 18वीं तरमीम 2010 में ख़त्म कर दिया गया। सो दोस्तों, ये थे हमारी 8वीं तरमीम, इसके बुनियादी फ़ीचर्स, इसकी हिस्ट्री भी बता दी। एक्चुअल में आपको जो बताऊँ वो ये है, जो ज़िया ने ऑर्डर जारी किया था ना आरसीओ वाला, वो ही उसने कॉपी करके 8वीं तरमीम में ऐड कर दिया।
ٹھیک ہے، تھوڑی بہت چیزیں تبدیل کیں اور وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے وہ ختم کر دی، باقی تقریباً ساری چیزیں وہ RCO والی تھیں۔ اور 8ویں ترمیم میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ بھائی جان ضیاء الحق نے جو بھی آرڈر جاری کیے، جو بھی مارشل لاء کے دوران اس نے حکم نامے دیے، ان سب کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ سو دوستو، یہ تھی ہماری ایک اور اہم آئینی ترمیم، 8ویں ترمیم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔